Hello everyone, Namaste. Welcome to Think with Priyam. Now we are starting with chapter 6 of class 8th from civics, confronting marginalization. I'm recording actually this video in a single day, तो इसी वजह से आपको ड्रेस भी सेम दिख रही होगी बिकॉज मुझे एक अलग अलग दिन में वीडियो शूट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक दिन में कई वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो इस चीज़ को इग्नोर करना ठीक है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये एक ही डे में शुरू हो रहा है। अ, अगर वीडियो मुझे लगता है कि लंबी हो रही है या चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, वैसे ही चैप्टर छोटा है। टोटल 13 स्लाइड्स हैं इसमें। तो अगर मुझे लगता है कि ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं बीच से कट करके उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो आप उसको देख लेना, वो उसी के नीचे आपको मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सो वी आर स्टार्टिंग विथ कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। इससे पहले वाला चैप्टर जो था वो मार्जिनलाइजेशन के बारे में था। मैंने उसमें आपको बताया था कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, उससे एक प्रोसेस बनता है मार्जिनलाइजेशन, जिसमें हमने 2 कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था। एक कम्युनिटी थी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी, दूसरी थी हमारी ट्राइबल कम्युनिटी। अब इस वाले चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो मार्जिनलाइजेशन है उसको फेस किया जा रहा है, किस तरीके से उससे बचा जा रहा है, ठीक है। सो कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, दिस चैप्टर इज क्रूशियल बिकॉज इट मूव्स बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग व्हाट मार्जिनलाइजेशन इज। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपको बता रहा है कि जो हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मार्जिनलाइजेशन क्या है, उससे आगे की चीज़ें ये आपको बताता है। टू हाउ मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटीज एक्टिवली चैलेंज देयर एक्सक्लूजन एंड फाइट्स फॉर देयर राइट। यानी कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मार्जिनलाइजेशन क्या हो रहा है, किन कम्युनिटीज़ के साथ में हो रहा है। अब वो कम्युनिटीज़ किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, किस तरीके से अपने चैलेंजेस को फेस कर रही है और उससे आगे बढ़ रही है, ये इस वाले चैप्टर में है। द स्ट्रगल फॉर द राइट्स। Marginalized groups like Dalit, Adivasi, Muslim, women are not passive victims. They have historically fought against the discrimination and exclusion. ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, फॉर एग्जांपल ये आदिवासी भी हो सकते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन हो सकते हैं, बूढ़े बुजुर्ग हो सकते हैं, हैंडीकैप पीपल हो सकते हैं, या फिर वुमेन्स हो सकती हैं, दलित हो सकते हैं। कोई भी लोग जो रिसोर्सेज को नहीं अचीव कर पा रहे हैं, सोसाइटी के हाशिए पर ढकेल दिए गए हैं, उनको हम मार्जिनलाइज बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनके साथ अत्याचार होते जा रहे थे और ये पैसिवली उसको सहते जा रहे थे। इन्होंने हमेशा से अपने अत्याचारों के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई है। हमेशा उस चीज़ के अगेंस्ट में ये खड़े रहे हैं और फाइट की है। डिस्क्रिमिनेशन से, एक्सक्लूजन के अगेंस्ट में इन्होंने फाइट करी है। दे एम्प्लॉय various strategies invoking constitutional rights, demanding specific laws, using the political pressure and cultural assertion। तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी हैं, मतलब किस तरीके से उस चीज़ का सामना किया है कि इन्होंने हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स गिनवाए, यानी कि जस्टिस के लिए इन्होंने डिमांड करी, इन्होंने अपने राइट्स को लेके डिमांड करी। इन्होंने स्पेसिफिक लॉज की डिमांड करी कि पर्टिकुलर सरकार को इनके लिए कानून बनाने चाहिए। इन्होंने सरकार के ऊपर प्रेशर डालने का काम किया। इन्होंने अपने जो कल्चरल था उसको और ज़्यादा प्रमोट करने का काम किया। मतलब इन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए जिससे कि ये मार्जिनलाइजेशन से बच सके। अच्छा, मेरे इस इंप्रेशन की ओर बिल्कुल भी ध्यान मत देना बिकॉज मैंने अभी थोड़ा सा एक फॉर्म भरा था, तो इसलिए मैंने ये किया है। ये कोई पेंट या मैंने गेम के लिए नहीं किया है, ठीक है। पिछली वीडियो में था भी नहीं, ये अभी मैंने किया है। दे एम्प्लॉय वेरियस स्ट्रैटेजीज इन्वोकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उन्होंने किस किस तरीके से इस चीज़ को इस चीज़ के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की डिमांड करी, उन्होंने स्पेसिफिक लॉज यानी कि स्पेशल लॉ बनाने की डिमांड करी, उन्होंने सरकार के ऊपर प्रेशर डाला ताकि वो उनकी बातों को सुने, उन्होंने अपने कल्चर को और ज़्यादा प्रमोट किया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज अ फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स इन दिस स्ट्रगल, गारंटिंग फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन। अब इन लोगों ने तो अपने लिए आवाज़ उठाई थी, साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पहले से ही गारंटी देता है। आपने देखा था कि राइट टू इक्वालिटी है, कि सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, इक्वालिटी का बिहेवियर किया जाएगा, ठीक है। किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट को पहले से ही ऑल राउंड सिक्योरिटी देने का काम जो है हमारा फंडामेंटल राइट भी करता है। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि चैप्टर क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं वो किस तरीके से किन किन चीज़ों के थ्रू अपनी आवाज़ जो है उठाते हैं, किस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की डिमांड करते हैं, स्पेसिफिक लॉज की डिमांड करते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर डालते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, ठीक है। अब एक एक करके इन्हीं चीज़ों को हमें डिटेल में देखना है। इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स।
The Constitution lays down principles making India's democratic fundamental right are a key part of this available equally to all citizens. Marginalized groups draw on these rights in two main ways. अब हमें पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स दिए हैं सभी सिटीजन्स को। तो एक फंडामेंटल राइट्स देने का एक रीज़न तो ये था कि ये राइट्स इतने ज़्यादा फंडामेंटल हैं, इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि जो इंडिया के सभी सिटीजन्स हैं वो अपनी कंप्लीट डेवलपमेंट कर सके, अपनी ऑल ओवर डेवलपमेंट कर सके। लेकिन स्पेसिफिकली जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, यानी कि जो हमारे पिछड़े हुए ग्रुप हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो है इनका दो तरीके से यूज़ करते हैं फंडामेंटल राइट्स का। इंसिस्टिंग ऑन इन्फोर्समेंट, दे compel the government to recognize the injustice done to them and enforce these right। तो ये बार बार गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि उनके साथ जो भी भेदभाव हो रहा है, जो भी इनजस्टिस हो रहा है, जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट एटलीस्ट उनको एक्सेप्ट करे और फिर इन लॉस इन राइट्स को, इन फंडामेंटल राइट्स को क्या करे, लागू करे, उसको इन्फोर्स करने का काम करे। ठीक है, क्या कहते हैं ये कि गवर्नमेंट जो भी इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, जो भी इनके साथ भेदभाव हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करे और उसके बाद इनको न्याय देने का काम करे, यानी कि जो राइट्स है उनको लागू करवाने का काम करे। इन्फ्लुएंसिंग न्यू लॉज, दे प्रेशर द गवर्नमेंट टू फ्रेम अ न्यू लॉज इन लाइन विद द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और ये क्या बोलते हैं कि एक तो फंडामेंटल राइट्स हैं ही हमारी सिक्योरिटी के लिए, दूसरा गवर्नमेंट जो है कुछ और ऐसे नए नए लॉ, ऐसे कानून बनाए जो कि इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के ही आसपास हो, मतलब जो चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में लिखी गई है उन्हीं चीज़ों को और इलेबोरेट करते हो। बेसिकली आप कह सकते हैं कि इन्होंने दो तरीके से काम किया। पहला तो इन्होंने ये बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो ऑलरेडी इनको दिए हुए हैं, सरकार क्या करे, उनको इन्फोर्स करे और सख्ती से लागू करे, यानी कि कोई भी इनके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में आवाज़ ना उठा सके, कोई भी इनके साथ भेदभाव ना कर सके, कोई भी इनका सोशल एक्सक्लूजन या पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक्सक्लूजन जो है वो ना कर सके। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि सरकार जो है नए लॉ बनाए इनके लिए, स्पेसिफिकली जो है नए लॉज इन लोगों के लिए बनाए जाए ताकि जो इनकी डिमांड है, ताकि जो इनका मार्जिनलाइजेशन है उसको ख़त्म किया जा सके। समझ में आई इतनी सी चीज़? जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं वो फंडामेंटल राइट का किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। एक तो बोल रहे हैं कि जो पहले से हमें फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं उनको लागू करो, दूसरा क्या कह रहे हैं कि जो नए लॉज हैं सरकार उसको बनाए। समझ आ गया इतना? अब नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स फ्रिक्वेंटली इन्वोक्ड, यानी कि हमने अभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स को जो मार्जिनलाइज ग्रुप है बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। अब इन्हीं फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये अलग अलग आर्टिकल के फॉर्म में दिए हुए हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे आर्टिकल 14, 16, 17, 18 ऐसे करके अलग अलग आर्टिकल्स में आर्टिकल 32 तक आपको सारे फंडामेंटल राइट्स मिल जाएंगे। अब इनमें से कुछ स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स है, कुछ स्पेशल फंडामेंटल राइट्स है जिनको स्पेशली जो मार्जिनलाइज ग्रुप है वो यूज़ करता है और बार बार यूज़ करता है और उनको बार बार लागू करवाने के लिए कहता है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग किसी पर्टिकुलर धर्म के या जाति के लोगों के घर का जो है पानी नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं, या उनके साथ अनटचेबल का बिहेव करते हैं, उनसे बातें नहीं करते हैं, उनको छूते नहीं हैं, उनके घरों में नहीं जाते हैं, तो क्या करते हैं उनके घर के बर्तन में पानी नहीं पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको अपने से इन्फीरियर मानते हैं, उनको अपने से निचला मानते हैं, छोटा मानते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? हम अनटचेबिलिटी कहते हैं। तो अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 17, कि कोई भी पर्सन किसी के भी साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, और स्पेशली जो दलित कम्युनिटी है जिनके साथ हमेशा से ये चीज़ें होती हुई आई हैं उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। दिस डायरेक्टली एड्रेसेस द हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द दलित, प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल क्राइम। अब इस आर्टिकल के थ्रू क्या किया गया है, जो भी लोग अनटचेबिलिटी करते हैं यानी कि किसी के साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं, इस चीज़ को क्राइम बना दिया, क्राइम बता दिया गया, यानी कि कोई भी अगर ऐसा करता हुआ मिलता है तो उसको सीधा क्या होगी? जेल होगी। तो आर्टिकल 17 क्या बोलता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो भी छुआछूत है या भेदभाव है उसको पूरी तरीके से खत्म करता है। ठीक है, सिर्फ दलित लोगों के लिए नहीं, ये एक्चुअल में सबके लिए, बट इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? दलित कम्युनिटी को होता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा अनटचेबिलिटी की जाती थी। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 15, प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? भेदभाव करना। प्रोहिबिटेशन मतलब
उस चीज़ को मना कर देना, यानी कि किसी के भी साथ किसी भी बेसिस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को प्रोहिबिट कर दिया गया है, रोक दिया गया है। दिस आर्टिकल स्टेट्स दैट नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यानी कि ना ही धर्म के बेस पर, ना ही रेस के बेसिस पर, वंश के बेसिस पर, ना ही जाति के बेसिस पर, ना ही सेक्स यानी कि जो आपका जेंडर है उसके बेसिस पर, ना ही प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर। इनमें से किसी भी बेसिस पर आप किसी पर्सन के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो आपको क्या होगा, सीधा जेल में डाला जाएगा, यानी कि ये एक पनिशेबल ऑफेंस बन गया है। इट इंश्योर्स एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। अब ऐसा क्यों किया गया है, कुछ तो रीजन रहा होगा ना। रीज़न ये था कि कुछ लोगों को ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे जाने से मना किया जाता था, मंदिर पे जाने से मना किया जाता था। कई बार लड़कियों के साथ जो है, लड़की होने की वजह से भेदभाव किया जाता था, उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, उसको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। कई बार लड़कियों को कुछ स्पेसिफिकली मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाने देता। तो बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से लोगों को रोका जाता था। तो क्या कहा गया इस आर्टिकल के थ्रू, इस आर्टिकल के थ्रू कहा गया है कि रेस, क्लास, सेक्स, इन सब बेसिस पर, इनमें से किसी भी बेसिस पर अगर आप किसी भी पर्सन को रोक रहे हैं, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो ये चीज़ क्या है, एक क्राइम बन चुका है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप क्रिमिनल कहलाएंगे। दिस इज वाइटल फॉर चैलेंजिंग सोशल बॉयकॉट एंड डिनायल ऑफ एक्सेस। और ये किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि क्या किया जाता था ना, अगर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, दलित पॉपुलेशन है, अगर ये मंदिर में चले जाते थे या किसी के घर, किसी के कुएं का पानी पी लेते थे, किसी के बर्तन यूज़ कर लेते थे, तो इनका बॉयकॉट कर दिया जाता था। बॉयकॉट का मतलब कि कोई भी इनसे बात नहीं करता था, कोई भी इनके घर के काम नहीं करता था, कोई भी इनसे अपने काम नहीं करवाता था, मतलब इनको बिल्कुल किनारे कर दिया जाता था, साइड कर दिया जाता था। तो उसको हम बॉयकॉट कहते हैं। तो सोशली बॉयकॉट कर देते थे, इनका डिनायल ऑफ एक्सेस कर देते थे, यानी कि इनको किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं मिल पाता था, कहीं भी ये किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं कर पाते थे। ना ही ये किसी के ना ही ये कुएं को यूज़ कर सकते हैं, ना ही स्कूल यूज़ कर सकते हैं, ना ही हॉस्पिटल यूज़ करते, कुछ भी नहीं ये यूज़ कर पाते थे। तो जो आर्टिकल 15 है, इसकी वजह से इन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा हो। क्यों? क्योंकि अब इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। समझ में आया? आर्टिकल 17 क्या कर रहा है, छुआछूत को खत्म कर दे रहा है। आर्टिकल 15 क्या कर रहा है, किसी के भी साथ जो कोई भी जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म कर दे रहा है। अब आ रहा है आपका आर्टिकल 21, जो मेरा फेवरेट आर्टिकल है और ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आपकी जो स्वतंत्रता है उसको कोई भी छीन नहीं कर सकता है। आपके पास आपके जीवन का अधिकार है, आपके जीवन को, आपकी लाइफ को कोई नहीं छीन सकता है। सिर्फ एक ही कंडीशन में छीना जाएगा, अगर आपने कोई क्राइम कर दिया और जिसकी सज़ा फांसी है तो गवर्नमेंट आपको फांसी दे सकती है। इसके अलावा कोई भी आपको नहीं मार सकता है, कोई भी आपकी लाइफ को नहीं छीन सकता है। इंटरप्रेटेड ब्रॉडली बाय कोड टू इंक्लूड द राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। अब इसमें ना डिग्निटी मतलब सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी आता है, यानी कि आप जी रहे हो। एक है कि आप नॉर्मली जी रहे हो, है ना, कि मतलब आपको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, हॉस्पिटल में मिल रहा है, आपको मतलब रेप्यूटेशन है आपकी एक सोसाइटी में, तो ये सारी चीज़ें डिग्निटी है ना। लेकिन एक पर्सन के बारे में सोचो कि उसको लोग एकदम बिल्कुल इन्फीरियर समझ रहे हैं, उससे लोग घिन कर रहे हैं, उसको छूना नहीं चाहते हैं या उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ भी रीज़न को लेके, ठीक है, उसकी यानी कि डिग्निटी नहीं है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती, कह रही है कि अगर कोई इस तरीके से किसी के साथ कर रहा है तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि सभी को सम्मान के साथ एक जीवन मिले, ठीक है, उसकी जो लाइफ है वो सम्मान वाली हो, डिग्निटी वाली हो। ऐसा नहीं है कि किसी भी अरे गहरे जानवर की तरह वो रह रहा, नहीं, वो इंसान की तरह रहेगा, बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ रहेगा। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्थ प्रोवाइड करती है, लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है। देखा ना, फ्री हेल्थ सर्विस आपको मिलती है हॉस्पिटल में, कई सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में आपका इलाज होता है। शेल्टर प्रोवाइड करती है, क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, हालांकि इस टाइम पे बहुत पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है, लेकिन क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। ऑफन यूज्ड इन केसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट और हजार्डस वर्किंग कंडीशन लाइक द मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है। तो आर्टिकल 21 आपको समझ में आ गया। मैनुअल स्कैवेंजिंग वाली चीज़ जो है आगे की स्लाइड में है, वहाँ पे मैं आपको क्लियर करूंगी। तो आर्टिकल 17, 15 और आर्टिकल 21, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बताने की कोशिश करूंगी, बता दूंगी, तब भी शायद आपको समझ में आ जाए। नहीं भी आएगा तो दोबारा देख लेना वीडियो को। आर्टिकल 14, इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के आगे जो है सभी लोग समान है। आपने देखा होगा ना,
कि जो मूवीज़ होती है उसमें दिखाया होता है कि एक लेडी इस तरीके से तराजू लेके खड़ी होती है, उसकी आंखों पे ब्लैक पट्टी बंधी होती है। हालांकि अभी वो लेडी की जो मूर्ति है वो भी चेंज हो गई, अब उसकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी रहती है। तो पट्टी बंधी होने का मतलब क्या था कि उसको नहीं दिख रहा है उस मूर्ति को, यानी कि जो कानून की देवी है उसको कानून की देवी बोला जाता था। तो कानून की देवी को नहीं दिख रहा है कि मेरे सामने एक रिच पर्सन खड़ा है या मेरे सामने एक पुअर पर्सन खड़ा है, तो मेरे लिए क्या है, सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था उसकी आंखों पे पट्टी बंधे होने का। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि चाहे कोई एक रिच पर्सन हो, चाहे कोई पुअर पर्सन हो, चाहे कोई मार्जिनलाइज्ड हो, चाहे कोई किसी कम्युनिटी का हो, सभी के सभी कानून की नजरों में क्या होंगे, बराबर होंगे। इंश्योर्स एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड इंटाइटल टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर सभी कानून की नजरों में समान है, सभी कानून की नजरों में बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सभी को इक्वल प्रोटेक्शन भी मिलेगा लॉ का। कोई किसी की लाइफ छीन नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी की लाइफ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सभी समान है और सभी की जो लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। सो नेक्स्ट है लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड बियॉन्ड द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनको फ़ायदा हो रहा है। वैसे तो वो फंडामेंटल राइट्स सभी सिटीजन्स के लिए होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसके अलावा और कौन कौन से लॉज हैं जिनके थ्रू जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है। While fundamental rights are crucial, specific laws and policies are often needed to address the particular forms of discrimination and promote social justice. अब हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स किस लिए दिए गए, सभी जो सिटीजन्स हैं उनकी कंप्लीट डेवलपमेंट हो पाए प्लस उनका प्रोटेक्शन हो सके, इसलिए फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अपना काम करें, लेकिन इसके अलावा भी कई बार कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके लिए हमें एक स्पेसिफिक उसी प्रॉब्लम को फेस करने वाले लॉ की ज़रूरत होती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाती है। ठीक है, स्पेसिफिक लॉज एंड पॉलिसीज आर ऑफन नीडेड टू एड्रेस द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट सोशल जस्टिस, यानी कि समाज में सोशल जस्टिस को बढ़ाने के लिए और एक पर्टिकुलर फॉर्म का जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको खत्म करने के लिए कई बार नए लॉ की जरूरत पड़ जाती है। गवर्नमेंट इनेक्ट लॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द इक्वालिटी एंड द नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो जैसा हमारा प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हम सभी के साथ समानता रखेंगे, इक्वालिटी रखेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, इन्हीं सभी प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए क्या करती है गवर्नमेंट, एक नया लॉ बनाती है। पॉलिसीज प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन पॉलिसीज इन एजुकेशन एंड द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट आर वन एग्जाम्पल डिजाइन टू करेक्ट हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस फेस्ड बाय द एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज। अब ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है जैसे कि जो राइट टू एजुकेशन है वो सबके लिए, कि सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, है ना, 14 की एज तक। लेकिन इसके अलावा भी क्या हुआ, गवर्नमेंट को अलग से एससी, एसटी, ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी लानी पड़ी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं ना, ये कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, ये अभी भी उन लोगों के इक्वल नहीं आ पा रहे हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देना पड़ेगा ताकि ये बाकी लोगों के इक्वल में आ सके। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या करना पड़ा, एक स्पेसिफिक पॉलिसी, एक स्पेशल लॉ बनाना पड़ा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बताई जा रही है कि फंडामेंटल राइट्स तो हैं, पर फिर भी कई बार कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए नए लॉ की जरूरत पड़ जाती है जो गवर्नमेंट बनाने का काम करती है। आगे आपको ऐसे 2 लॉ मिलेंगे जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं कुछ एक पर्टिकुलर टारगेटेड प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। अभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, यानी कि जो आगे का चैप्टर है हम वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जो भी सजेशन हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा सकूँ। जो भी सजेशन हो मुझे दे देना, ठीक है, और मुझे बता देना कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है या किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज मैं उसी के अकॉर्डिंग ही काम करती हूँ। मैं सारे चैप्टर्स रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, तो जैसा डिमांड होगी मैं उस हिसाब से काम करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।